हाय फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों से एक थॉट बार बार सामने आता है, बार बार मेरे मन में आता है कि क्या लाइफ में बस यही रह गया है, बीइंग अ प्रोफेशनल। आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, कि आप कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट से ऑफिस आ रहे हो, ऑफिस से क्लाइंट डीलिंग के लिए जा रहे हो, क्लाइंट मीटिंग्स के लिए जा रहे हो, चेंबर जा रहे हो, आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं, और इतना ही सब कुछ करते करते आपको नेक्स्ट डे की केस फाइल्स भी रेडी करनी है और इसी में दिन ख़त्म हो जाता है। तो मैं एक सर्च में था कि क्या जेन्युइनली लाइफ इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है या इससे हट के भी हम कुछ और कर सकते हैं। दिल्ली में पला बड़ा हुआ, सारी स्कूलिंग, सारी कॉलेज हमने दिल्ली से करी, उसके बावजूद भी ये समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफेशनल लाइफ तो सब सही चल रही है, लेकिन एक जो सेटिस्फेक्शन वर्ड है, एक जो मेंटली आपको चीज़ खुश रखती है, वो चीज़ है भी मेरे पास या नहीं। तो स्क्रॉल करते करते सामने एक किताब आती है 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। ये वीडियो उस बुक के रिव्यू के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना समझे कि मैं इस वीडियो में सिर्फ उस बुक के बारे में बात करूँगा, लेकिन उस बुक से निकले एक अंश, एक आस्पेक्ट के बारे में बात ज़रूर करूँगा जो शायद लाइफ चेंजिंग हो सकता है, जो मैं अभी फील कर रहा हूँ। उस बुक में लिखा है कि एक छोटे ब्रेक लें, रोज़ छोटे ब्रेक्स लें, वीकली छोटे ब्रेक्स लें और मंथली लें, तो आपको एक डी क्लटरिंग, डी फॉगिंग वाला एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे कि आप फ्रेश फील करोगे। दिल्ली से थोड़ा सा दूर ऋषिकेश में आज मैं हूँ और ये फील कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी भी है। ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम हर वक्त एक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में रहते हैं। अर्बन लाइफ कुछ इस तरह ही है कि हम भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं, और रूरल लाइफ अब अर्बन बनना चाहती है। वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं काफ़ी सालों से अर्बन एरियाज़ में, ताकि उनकी ज़िंदगी भी भाग दौड़ वाली रहे, वो एक चकाचौंध वाली ज़िंदगी बनी रहे। तो 2 दिन पहले जब मैं ऋषिकेश आया, मैं यहाँ रुका, मैंने यहाँ सोचा कि जो गूगल बताता है वो प्लेसेस तो सारी दुनिया जाती है, क्यों ना यहाँ लोकल किसी से पूछें कि यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, क्या अलग है जो ऋषिकेश को ऋषिकेश वाली वाइब देता है। तो पता चला यहाँ पे कुछ केव्स हैं, कुछ गुफाएं हैं, कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें हैं, मंदिर हैं, जिनसे एक पर्टिकुलर एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिसमें आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद ये एहसास हुआ कि लाइफ का मीनिंग कभी समझ आए या ना आए, लेकिन ये ज़रूर समझ आ गया था कि मुझे अपनी एक मॉडर्न ज़िंदगी में बेहतर बनने के लिए दिमागी रूप से सही होना ज़रूरी है, अपनी मेंटल कंडीशनिंग सही होनी ज़रूरी है, या यूँ कहें कि मेंटल हेल्थ होनी सही ज़रूरी है। फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में तो हम मोस्टली सब लोग जानते हैं, और इनफैक्ट हम लोग ज्ञान भी बहुत लोगों को दे सकते हैं, लेकिन क्या मेंटल हेल्थ आप लोगों की या मेरी उतनी सही है जितनी रिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जिस दुनिया में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन में हम रह रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन, स्ट्रगल, संघर्ष, फेलियर, सक्सेस, ये सारी चीज़ें इनेविटेबल है, लेकिन इन सभी चीज़ों का एक प्रोसेस है। तो जब इन सब प्रोसेस से निकलेंगे तो उसके लिए हम एक मेंटल हेल्थ एप्रोप्रिएट होना, पॉजिटिव माइंड फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो का रिमेनिंग पार्ट हम मेंटल हेल्थ की बात करते हुए ही पूरा करेंगे। मेंटल हेल्थ को हम लोगों ने एक बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म बना दिया है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बना दिया है। इसको एक लेमन की भाषा में, एक आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। XYZ कोई इंसान है, वो आपके सामने आता है और उसके माथे पे एक चोट लगी होती है, एक निशान होता है, या वो फिज़िकली रूप से बीमार लगता है आपको, तो वो हमें देखते ही समझ आ जाता है कि ये इंसान बीमार है, इस इंसान को चोट लगी है, या इस इंसान को डॉक्टर की ज़रूरत है। उसकी हम बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, उसका हम बहुत ज़्यादा देख रेख करने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपने होते हैं वो उसकी सेवा भी पूरी तरह करते हैं। लेकिन इसी का एक काउंटर पार्ट है, जब हमारे इंटरनली हम वीक होते हैं, हमारी इंटरनली मेंटल हेल्थ सही नहीं होती। सामने से वो इंसान हंसता हुआ ही दिखेगा, वो खुश ही दिखेगा, वो सबके साथ जाएगा, ऑफिस जाएगा, काम करेगा, अपना पढ़ाई करेगा, या उसको जो भी दिनचर्या में काम करना है वो करेगा, लेकिन इंटरनली वो खुश नहीं होता, इंटरनली वो सेटिस्फाई नहीं होता, या यूँ कहें कि इंटरनली वो अपने आप को कमज़ोर फील करता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। यहाँ पे मेंटल हेल्थ के इश्यूज शुरू होते हैं।
अब इंडियन सोसाइटी एट लार्ज, सभी, अगर हम एक जनरलाइज टर्म देखें तो अभी भी हम थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हैं इस मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को लेके। ऐसे कई घर, ऐसे कई परिवार और ऐसे कई शहर, ऐसी कई कम्युनिटीज़ हैं जो इस टर्म को समझ ही नहीं पाते, या यूं कहीं समझना चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ऑन द फेस ऑफ इट नहीं है, वो सामने से नहीं दिख रही कि हाँ जी ये भी एक तरह का इलनेस है, ये भी एक तरह का चैलेंज है जो इंसान को अंदर ही अंदर निचोड़ लेती है, ख़त्म कर देती है। तो पहली चीज़ तो हमें सोसाइटी में ये चीज़ हटाने की कोशिश करनी चाहिए, या इस चीज़ को अडेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये भी एक लाइफ का चैलेंज है, जैसे कोई और फिज़िकल डिज़ीज़ या बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे ही मेंटल हेल्थ भी एक प्रॉब्लम की तरह ही है जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसका सॉल्यूशन मिल सकता है। हमारे इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन समाज में, सोसाइटी में जो बन चुका है, उसके पास हर तरीके के स्कैनर्स, हर तरीके की टेक्नोलॉजी, डॉक्टर्स, लैब्स, हर चीज़ अवेलेबल है जो हमारी एक्सटर्नल फिज़िकल हेल्थ को स्कैन कर सकती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है वो बता सकती है। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई स्कैनर नहीं है जो इंटरनल स्कैन कर ले और बता दे कि ये इंसान मेंटली इल है, या ये इंसान को मेंटल चैलेंजेस हैं, या उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपने और मैंने बहुत बार ये चीज़ सुनी है कि कोई इंसान बोल रहा है कि वो डिप्रेस्ड है, वो फील कर रहा है वो डिप्रेस्ड है, या उसको ऐसा लग रहा है वो डिप्रेस्ड है। इसमें और डॉक्टर्स की भाषा में जो क्लिनिकल डिप्रेशन है, जिसको हम क्लिनिकल या साइंटिफिक डिप्रेशन भी कहते हैं, उन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो क्लिनिकल डिप्रेशन है या साइंटिफिक डिप्रेशन है, उसको हील करने के लिए प्रॉपर एक गाइडेंस, प्रॉपर एक मेडिकल चैनल बना हुआ है। वो होता क्या है कि आपके अंदर बॉडी जो एक ऑटो जनरेशन है ऐसे हार्मोन्स की जो आपको खुश रखे, सेटिस्फाई रखे, आपको पॉजिटिव एनर्जी ड्राइव करे, वो हार्मोन्स ऑटोमेटिकली कम है आपकी बॉडी में, जो आपको नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए आपको एक मेडिकल चैनल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी इंसान के अपनी ज़िंदगी से चले जाने की वजह से, या कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव थॉट्स बार बार आपके मन में आ रहे हैं उनकी वजह से, या फिर कोई भी ऐसी घटना जिससे आपकी ज़िंदगी में एक सैडनेस आई हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो जिससे आप डिप्रेस फील कर रहे हो, तो इस चीज़ को भी हम डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इशू से ही रिलेट करेंगे। और कई बार ऐसी स्टेज पे पहुंचने के बाद हम में से कुछ लोग लिखने लगते हैं, पोइट्री लिखने लगते हैं, शायरी लिखने लगते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी हैबिट है। ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको लिख रहे हैं, अगर आप कुछ अपना दुख, अपने फीलिंग्स, अपनी इमोशंस अगर आप लिख के बयां कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मोस्टली मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जब कोई इंसान ऐसे ट्रिगर पॉइंट पे ऐसा ट्रिगर हो जाता है, ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे उसकी लाइफ में सैडनेस है, डिप्रेशन है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहा है, तो वो एक जो लिखता है वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे लिखने लगता है। इसका एक एग्जांपल एक शेर के थ्रू बताता हूँ जो गुलजार साहब ने लिखा है। मुस्कुराना सहते जाना, मुस्कुराना सहते जाना चाहने की रस्म है, ना लहू ना आंसू ज़िंदगी एक ज़ख्म है। ऐसे कई लोग हैं जो मैं देखता हूँ स्कूल में, कॉलेजेस में लिखते हैं, लेकिन एक नेगेटिव अप्रोच के साथ ही लिखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गुलजार साहब ने ये जो एस्पेक्ट है वो नेगेटिव लिखा है, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये एक नेगेटिव नोशन की तरफ लेके जाता है। तो इस कंडीशन से निकलने कैसे, या इस कंडीशन को हैंडल कैसे करें, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो मुझे अब पिछले 2-3 दिनों में समझ आया है वो है इंट्रोस्पेक्शन, या इस चीज़ को हम कवर कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू भी। आप मेडिटेट करें, दैट टू रेगुलर मेडिटेशन विल लीड टू इंट्रोस्पेक्शन, और आपके अंदर वो कामनेस, वो पीस अपने आप आने लगेगा कि आप हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेके निकलेंगे। आप ये चीज़ सोचने लगेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके साथ साथ ही उसका सोल्यूशन भी आया होगा या पीछे पीछे आता होगा।
लेकिन उस प्रॉब्लम को ऐसे सोच लें कि भाई ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती सॉल्व मुझसे, ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रही है, हमेशा मेरे साथ ही स्ट्रगल क्यों रहती है, मुझे ही कोई चीज़ ईज़िली क्यों नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं है, हर इंसान की लाइफ में अपनी एक स्ट्रगल है, अपना एक समय है, उसके अकॉर्डिंगली, उसकी मेहनत के अकॉर्डिंगली, उसकी डेडिकेशन के अकॉर्डिंगली उसको मिलती है। और हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एलकेजी या यूकेजी नर्सरी के बच्चे के लिए एबीसी का टेस्ट, 1 2 3 का या टेबल्स का टेस्ट, इट्स लाइक मोर टफर देन यूपीएससी एग्ज़ाम। तो अगर हम उसकी जगह आएँ तो हमें पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में भी टेंशन होगी, जो कि हमारे लिए वो बहुत छोटी सी चीज़ है, उसकी लिए वो बहुत बड़ी टेंशन है। तो सबसे पहली चीज़, इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके साथ चैंटिंग या अपनी कोई भी स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस, जहाँ पे भी आपका मन लगता है वहाँ से चैंट करना शुरू कर दें, तो आपके लिए ये जो पाथ है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आई है वो आप इजीली निकल जाओगे इससे आगे। दूसरी चीज़, जो इंसान फिज़िकली फ़िट होता है उसकी प्रोबेबिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ जाती हैं कि वो अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से डील कर पाएगा। अपनी मेंटल इलनेस या मेंटली वो जो भी प्रॉब्लम डील कर रहा है, उसके हेल्थ इश्यूज़ में मेंटली जो आ रहे हैं, वो उसको भी ठीक कर पाएगा। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हम सबके पास है। जो 2011 वर्ल्ड कप हमने जीता, वो उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे हिसाब से जाना चाहिए मिस्टर युवराज सिंह को। उन्होंने एक बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी के चलते, जो कि उस समय डिटेक्ट नहीं हुई थी लेकिन उसके सिम्टम्स पूरे थे, उसके चलते हुए भी एक हीरो की तरह निकले। क्यों? क्योंकि उनकी विल पावर स्ट्रांग थी, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो इतने सालों से थी वो स्ट्रांग थी, और उनकी डाइट स्ट्रांग थी, उनकी डाइट क्लीन थी, अच्छी थी। और इन 3 चीज़ों के कारण वो वर्ल्ड कप जिता के चले जाते हैं। और उसके बाद जब उनको डायग्नोस होता है, उनको पता चलता है कि वो कैंसर के पेशेंट बन चुके हैं, कैंसर का एक डिज़ीज़, जो कैंसर जैसा डिसीज़ उनके अंदर है, उसके बावजूद भी वो अपनी विल पावर स्ट्रांग रखते हैं, अपनी डाइट क्लीन रखते हैं। डॉक्टर्स का तो जो चैनल है, जो प्रोसीजर है, वो तो चल ही रहा था, तो भी वो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को वापस लेके आते हैं। तो अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ स्ट्रांग है तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी और स्ट्रांग कर सकते हैं। तो डू रेगुलर एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखो। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट जो क्लीन डाइट हो, बहुत पुरानी सेइंग है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जो भी आप खाना खा रहे हो, हम सबको पता होता है, हमारी कॉन्शियस को पता होता है कि हम जो खाने जा रहे हैं वो हमारी बॉडी को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, उसकी एनर्जीज़ किस तरह से इम्पैक्ट करेंगी। जैसे कि अगर हम प्योरली वेजिटेरियन, हल्का खाना, अच्छे से कुक्ड खाना, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी देंगी, वो हमें एनर्जी ऐसी देंगी जो हमारे आगे काम करने में, फॉरवर्ड मूव होने में हमारी मदद करेगा, जो तेज़ी से हमें हेल्प कर सकता है। इसी के विपरीत बहुत सारी ऐसे डिशेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कुजीन्स हैं जो खाने से हो सकता है कि हमें वो एनर्जी ना मिले। तो हमें अपनी डाइट को भी कंट्रोल में रखना है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप जो भी फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कोई भी चीज़ करने का, तो आप बात करो। किससे बात करो? आप अपने दोस्त, अपने भाई, सिबलिंग, पेरेंट्स, अपने पार्टनर, अपने नेबर, अपने गुरु, अपने टीचर्स, किसी से भी बात करो, लेकिन बात करो। बात करने से क्या होगा, इसमें भी हम पुरानी सेइंग लेके आते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। आप कोई भी अंदर की कोई ऐसी फीलिंग है जो आपको दुखी कर रही है, वो अगर बांटोगे तो आपको उन सभी लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू एक कोई गाइडेंस मिलेगी, काउंसलिंग मिल सकती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपलिफ्ट होने में, अपनी मेंटल कंडीशन दोबारा लाने में। इसी से रिलेटेड एक चीज़ और है, अगर रीडिंग की हैबिट शुरू कर दी जाए, जिसमें आप स्पेसिफिकली ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ो, स्टोरीज़ पढ़ो, जो एक रियल स्टोरीज, रियल चीज़ों पे बेस्ड है, नॉट फिक्शन। तो ऑटोबायोग्राफी पढ़ने से क्या होगा कि सपोजिटली एक इंसान की मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, कोई चीज़, कोई घटना मेरे लाइफ में घट रही है और मैंने वो पढ़ी हुई है कि वो घटना उस इंसान की लाइफ में भी घटी है, तो कम से कम वो पढ़ने के बाद मुझे ये तो श्योर शॉट पता चल जाता है कि वो कार्य करने से, उस पाथ पे चलने से ये चीज़ हुई थी या नहीं हुई थी।
और अगर नहीं हुई थी तो एटलीस्ट मैं उस रास्ते पे नहीं चलूँगा, और अगर हुई थी तो मुझे ये तो 100% पता चल गया कि ओके, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ तो नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ और हुई है और इसका सोल्यूशन भी होगा। तो रीडिंग की हैबिट से आपको बहुत मदद मिल सकती है, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ने से बहुत मदद मिल सकती है। और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बात करनी है, आपको अपने क्लोज़ फ्रेंड्स, क्लोज़ सर्कल, जिस पे आप भरोसा कर सको, जिस पे आप फेथ रख सको, उससे बात करनी है, ताकि वो आपको इस मुसीबत से, इस इलनेस से बाहर निकालने में मदद कर पाए। अब इस चीज़ में, शेयरिंग में एक टेक्निकलिटी और आ जाती है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिव अप्रोच ही लेते हैं। जो भी उन्हें पहले बात की जाए उससे पहले वो उनका एक नेगेटिव ज़रूर रहेगा, नेगेटिव आस्पेक्ट, नेगेटिव व्यू एक ज़रूर रहेगा। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो। इसी बुक में, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है, बुक बाय रॉबिन शर्मा, उसमें ये कैटेगोरिकल लिखा है कि आप अपने 5 क्लोजेस्ट रिलेशंस, जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो पूरे दिन में, उनको फिगर आउट करो। उसमें से देखो कि कौन से लोग नेगेटिव हैं, कौन से लोग आपको नीचे खींच रहे हैं, कौन से लोग आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, कौन से लोग आपको स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, या आपको ग्रूम नहीं होने दे रहे हैं। आपको जहाँ है वहाँ पे एक एंकर की तरह रोक के रखा हुआ है, जैसे एक शिप को एंकर रोक लेता है, उन लोगों ने वैसे ही आपको रोक के रखा हुआ है। तो वो आइडेंटिफाई करो, आप अपनी ऐसी हैबिट्स आइडेंटिफाई करो जहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। आप टीवी स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, इन सब पे क्या देख रहे हो, ओटीटी चैनल्स, इन सब पे आप क्या देख रहे हो? वो आपको डार्कनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, दुख ही कर रहे हैं, वो आपको नेगेटिव अप्रोच की तरफ लेके जा रहे हैं? ये सब आपको एनालाइज करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे माइंड का कौन सी चीज़ सबकॉन्शियस में जाती है और कौन सी कॉन्शियस माइंड में जाती है। कॉन्शियस माइंड होता है जो हम जीते जागते देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो हमारे मन में थॉट आ रहा है, जो आता है और यूँ मतलब क्लिक ऑफ द सेकंड पे निकल जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड ये होता है जहाँ पे बातें रिटेन रह जाती हैं। सपोजिटली हम एक बहुत ही डार्क सा, बहुत ही सैड सा टीवी सीरीज़ देख रहे हैं रात को, और वो देखते ही, बंद करते ही हम सो जाते हैं। तो जो वो थॉट प्रोसेस है जो हमारे मन में चल रहा है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, वो सब क्लोज़ हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और वो रात भर उसी में घूमता रहता है। तो जितने घंटे आप सो रहे हैं, वो पूरे सोते समय वही एनर्जी आपकी बॉडी में फ़्लो कर रहा है, वही एनर्जी एनवायरनमेंट में थ्रो कर रहा है। इसीलिए कह रहा था कि ओटीटी चैनल्स, ओटीटी नेटवर्क्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टीवी स्क्रीन्स, टीवी फ़ोन, अपना स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम देख क्या रहे हैं, हम ग्रैब क्या कर रहे हैं, ग्रास्प क्या कर रहे हैं, और अपने अंदर रिटेन क्या कर रहे हैं। हम जितना अच्छा अपने मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, हम जितना उसको अच्छे से खिलाएंगे, उसको फ़ीड करेंगे, हम जितना अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से फ़ीड करेंगे, उतना इस इलनेस से बाहर आने में हमारी मदद होगी। और बाद में 2 चीज़ों पे मैं दोबारा से ध्यान देने की बात करूँगा कि पहली चीज़, डाइट और मेडिटेशन को आप कभी इग्नोर नहीं करना, और दूसरा, अपनी बॉडी की मूवमेंट रेगुलर रखना, फिज़िकल वर्कआउट ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आप ऐड कर पाओ, बात करना। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनको बात करने में दिक्कत होती है, अगर वो बात कर पाएँ अपने किसी नियर डियर से, तो ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। पिछले 2 साल से हम लोग पेंडेमिक में जी रहे हैं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो है ही है, लेकिन वो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में भी कवर होती है, जिसमें मैंने अपने साथ, अपने क्लोज़ वन के साथ भी ये देखा है कि जो भी लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं और उनको पोस्ट कोविड सिंड्रोम या ऐसे कोई हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं जो कोविड की वजह से हुए हैं, उसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो कई बार ऐसा आता है कि ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स ही हैं जी, और ये धीरे धीरे ही जाएंगे, अभी हमें भी नहीं पता पूरी तरह क्या है। हो सकता है इसमें चेंजेस हों, लेकिन जो मैंने पर्सनली सुना है, फील करा है, ऑब्ज़र्व करा है, वो यही था। तो इस चीज़ में इस पेंडेमिक में हमने बहुत सारे अपने खोए हैं, आप लोगों ने बहुत सारे अपने खोए हैं, और नहीं तो किसी ना किसी ने सुना तो ज़रूर है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है और उसकी कंडीशन सीरियस है और वो वहाँ से भी वापस आया। लेकिन वो जो 7 दिन और 14 दिन का इंटरवल जो हॉस्पिटल में उस कोविड पेशेंट को अकेले रहना पड़ता था, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत आए हैं, जिसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम में कवर कर सकते हैं। तो उन लोगों को भी
अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोविड के बाद इतने सारे आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उसके, इतने सारे पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स हैं, जिसमें हमारी डाइट अल्ट्रा क्लीन होनी बहुत ज़रूरी है। और हम लोग मास्क लगा के घूमते हैं बाहर, जब भी हम जाते हैं, पब्लिक में होते हैं या किसी क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, तो जंक फूड तो खाने का मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि जब हम इतनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और उसके बाद अगर हम किसी स्ट्रीट फूड वेंडर के पास जाके स्ट्रीट फूड खाना शुरू कर दें, तो वो तो हमारी हेल्थ और अपने खिलाफ ही हम जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस पोस्ट कोविड सिंड्रोम को टैकल करने के लिए आप लोगों को बात करनी ज़रूरी है। आप किसी ना किसी से ज़रूर बात करें, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बात करने से ही आपके मन से वो चीज़ें निकलेंगी और आप इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को, उस इलनेस को, उस मेंटल हेल्थ इशू को अपने अंदर क्योर कर पाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से रीगेन कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वही आपको एक सक्सेस की सीढ़ी पे ले जाएगी। वही आपको, अगर वो अच्छी नहीं हुई तो वही आपको नीचे भी रखेगी।